दोस्तों, मैं सुरेश कुमार धाकड़ एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वर कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे थे हम लोग। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं उसको, हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले वाटर बॉडी की बात की थी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी है, हम लोगों ने उसकी बात की थी। जिसमें हमने देखा था नॉर्थ में इसमें आर्कटिक ओशन है, बड़े सागरों की बात कर रहा हूँ पहले, आर्कटिक महासागर है। इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ पैसिफिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। इसके पूर्वी हिस्से की तरफ अटलांटिक महासागर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था छोटे मोटे जो खाड़ी के क्षेत्र हैं उनकी बात की थी कि इसको और भी कौन सी वाटर बॉडी है इसके चारों तरफ। तो हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करें, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में स्टार्ट करें हम लोग। तो आर्कटिक ओशन के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो बुफोर्ड सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बगल में आपके बेरिंग सी है, उसके बाद आपका अलास्का की खाड़ी है, नीचे आपका कैलिफोर्निया खाड़ी है, आगे कैरिबियन सागर है, उसके बाद है मैक्सिको खाड़ी, फंडी की खाड़ी, उसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लैब्राडोर सागर और बफिन की खाड़ी है। अच्छा, ये जो सागरीय क्षेत्र है, ये जो क्या है सागरीय क्षेत्र है, इन सागरीय क्षेत्रों को ध्यान रखना दोस्तों, इन सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बहुत सारी क्या है यहाँ जल संधियां है, कई सारी क्या मिली हमको जल संधियां मिली है। और इन जल संधि में सबसे पहली जल संधि आती है कौन सी आपकी, बेरिंग जल संधि। ये जो बेरिंग जल संधि है ये बिफोर्ड सागर को बेरिंग सी से जोड़ने का काम कर रही है। तो उसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, कौन सा हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसको एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करने का काम भी क्या कर रही है आपकी बेरिंग जल संधि कर रही है। उसके अलावा नीचे की तरफ देखा तो यहाँ पनामा जल संधि मिली थी। ये जो पनामा जल संधि है, पनामा नहर जो काट करके पनामा नहर जो की गई है, एक मिनट दोस्तों, ये जो पनामा जल संधि की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये पनामा जल संधि जो नीचे की तरफ दिखाई देती है हमको, जो स्थल खंड को काट करके आर्टिफिशियल बनाई हुई है, नहर बना करके, पनामा नहर बना करके, ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके अलावा बात करें तो कैरिबियन सागर को आपके को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का कार्य करती है। उसके अलावा एक मिला था हमको चैनल के तौर पर, यूकाटन चैनल दिखा था जो मैक्सिको खाड़ी और उसके बीच में है, कैरिबियन सागर के बीच में है। उसके अलावा एक और जल संधि मिली थी जो मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है, डेविस जल संधि। ये जो डेविस जल संधि है ये लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। उसके अलावा हडसन जल संधि है जो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है। ये सब देख चुके थे हम लोग लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने बात की थी इसके जो फिजिकल की बात की थी मैंने, इसमें रिलीफ्स की बात कर रहा था, उच्चावच की बात कर रहा था इसके अंतर्गत में। तो मैंने बताया था कि इसका जो पश्चिमी भूमि का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, इसका जो पश्चिम वाला जो हिस्सा है, इसका पश्चिमी जो कोस्टल एरिया है वो पूरा का पूरा कैसा है, उच्च भूमि का क्षेत्र है जिसमें पर्वत पाए जा रहे हैं और क्या पाए जा रहे हैं, पठार पाए जा रहे हैं। तो अपन लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो अपने सबसे पहले हमने देखा था नॉर्थ में, सबसे पहले देखा था तो हमने बात की थी इसके अंतर्गत अपन लोगों ने अलास्का रेंज की बात की थी। इस अलास्का रेंज पे ही माउंट मैकिनले करके एक सक्रिय ज्वालामुखी मिला था जो कि क्या था आपका नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा क्या था, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा आपका, सर्वोच्च शिखर के तौर पर कौन सा जाना जा रहा है आपका, माउंट मैकिनले। उसके बाद में हमने ब्रुक्स रेंज की बात की थी, मैकेंजी रेंज की बात की थी, हम लोगों ने रॉकी माउंटेन की बात की थी, इस रॉकी माउंटेन के सर्वोच्च चोटी की बात की थी हम लोग, माउंट एल्बर्ट। इसके अलावा इस पर कुछ दर्रे भी देखे थे हम लोग, पास देखे थे। ऐसे हमने कोस्टल रेंज की बात की थी, हमने कैस्केड की बात की थी, सियरा नेवेदा की बात की थी, सियरा माद्रे की बात की थी, सियरा माद्रे डेल सूल की बात की थी अपन लोगों ने। मैक्सिको की पठार की हम बात कर रहे थे, है ना, एक ज्वालामुखी की बात कर रहे थे, पोपोकैटेपेटन की बात कर रहे थे हम लोग। उसके अलावा पीको डी ओरिजादा की बात की थी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक पश्चिमी कोस्टल एरिया को पूरे कंप्लीट को अपने स्टडी किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने। अभी बात करते हैं इसके उच्च में रिलीफ में बात करते हैं, इसके पूर्वी हिस्से की बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से रिलीफ हमको दिखाई देते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, सॉरी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सा रिलीफ हमको दिखाई दे रहे हैं उसकी बात करें। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पुराना जो भूखंड है, सबसे पुराना जो भूखंड है इसके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वो है हमारा कौन सा, ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पुराना भूखंड है उसकी बात करें, जो सबसे पुरानी भूखंडी संरचना है वो कौन सी आपकी, कैनेडियन शील्ड। कौन से दोस्तों, कैनेडियन शील्ड है। और ये जो कैनेडियन शील्ड है, ध्यान रखना दोस्तों, ये कैनेडियन शील्ड आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, आर्कियन क्रम की चट्टान। देखो दोस्तों, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें जहाँ पे है, मतलब पृथ्वी पे पहली बार जब खंडों का स्थल खंडों का निर्माण हुआ था उस समय में सबसे पहले जो चट्टानी संरचना बनी थी वो आर्कियन क्रम की संरचना थी। तो उसी संरचना के अंतर्गत कैनेडियन शील्ड कहाँ दिखाई देती है हमको, ये जो भूखंड का हिस्सा है, ये जो चट्टानी संरचना दिखाई देती है वो कनाडा वाले हिस्से में दिखाई देती है, जिसको कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों को उदाहरण है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ देखना दोस्तों,
इसके इस हिस्से पे, यहाँ नीचे वाले हिस्से पे यहाँ बात करें तो पूर्वी हिस्से की बात करें इसके पे, तो इसके पूर्वी हिस्से के अंतर्गत भी हमको उच्च भूमि का क्षेत्र दिखाई देता है और इसको कहा जाता है अल्पीशियन माउंटेन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अल्पेशियन माउंटेन कहा जाता है। और इस अल्पेशियन माउंटेन पे ध्यान रखना दोस्तों, इस अल्पेशियन माउंटेन पे एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, इस अल्पेशियन पर्वत से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस जो कोयला है उसके भंडार हैं। इससे अल्पेशियन पर्वत से क्या है आपके बिटुमिनस और जो एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोयला है, जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, उसके भंडार काम मिलेंगे आपको अल्पेशियन पर्वत के ऊपर ही दिखाई देंगे। और इसी अल्पेशियन पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर की बात करें, इसी अल्पेशियन पर्वत के अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर है अल्पेशियन पर्वत का, उसका ध्यान रखना, माउंट मिचेल, उसका नाम है माउंट मिचेल। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। माउंट मिचेल क्या है? अल्पेशियन का सर्वोच्च शिखर। ध्यान रखना दोस्तों, इस अल्पेशियन जो पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका? माउंट मिचेल है। ध्यान रखना ये पे। इसके अलावा यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होता है, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, उसका नाम है टेनेसी। अभी नदी का सेगमेंट डिस्कस करूंगा आपसे, तब भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है टेनेसी, जो नॉर्थ अमेरिका की नदी है, इंपॉर्टेंट नदी में काउंट होती है। क्या नाम है उसका? टेनेसी नदी है। वो भी आपका अल्पेशियन माउंटेन से क्या होती है? निकलती है यहाँ से। इसके अलावा देखो, इसके उत्तरी पार्ट में, इसी के उत्तरी पार्ट में एक पर्वत दिखाई देता है, इसका नाम है व्हाइट पर्वत, सफेद या व्हाइट, व्हाइट ही लिख देता हूँ, व्हाइट को ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है हमको। व्हाइट पर्वत, और इसके दक्षिणी हिस्से पे यहाँ पे एक और पर्वत दिखेगा आपको, इसका नाम है स्मोकी। इसके दक्षिण हिस्से पे एक और पर्वत दिखेगा आपको, स्मोकी पर्वत का नाम है। दोस्तों आप लोग एटलस में मैपिंग करते जाइए, मैपिंग से बहुत इजी गोइंग आपको ये सारे कुछ दिखाई दे जाएंगे। मैप के ऊपर, एटलस के ऊपर सब सब दे रखा है, आप उसको हाईलाइट करते रहिए, उसको मेमोराइज होता रहेगा, आपको समस्या नहीं आएगी किसी भी तरह की। बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ के नीचे कौन सा है? स्मोकी पर्वत है। अच्छा, इसके नीचे एक और पर्वत पड़ता है, इसका नाम है ग्रीन पर्वत। क्या नाम है? ग्रीन पर्वत है। व्हाइट पर्वत कहाँ है? यहाँ है। उसके अलावा स्मोकी पर्वत कहाँ है? इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर है स्मोकी पर्वत, ध्यान रखना इसका भी। अच्छा दोस्तों, इसके यहाँ पे, इसके दक्षिणी हिस्से की तरफ ही अपन बात करें, इसके दक्षिणी हिस्से में, तो यहाँ एक पठारी क्षेत्र दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे एक पठारी क्षेत्र दिखाई देता है जिसका नाम है ओजार्क का पठार, जिसका नाम है ओजार्क पठार। क्या नाम है दोस्तों? ओजार्क का पठार है। और ये जो ओजार्क का पठार है, ये कपास और दलहन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कपास व दलहन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि अपन लोग जब इसका आर्थिक परिदृश्य की बात करेंगे, जब इसमें खनिज संसाधनों की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, इसमें तब भी इसी के बारे में बात कर लेंगे हम लोग कि कहाँ से कौन सी चीज उत्पादित हो रही है, उसकी बात करेंगे उसमें डिटेल से। अभी बस इतना मेमोराइज रखना आप लोग कि ओजार्क का पठार जो क्षेत्र है उससे आपका कपास और दलहन क्या होता है, वहां से उत्पादित होता है काफी अच्छी मात्रा में। उसके अलावा यहाँ पे एक और पठारी क्षेत्र मिलेगा। ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, और ये वाला हिस्सा आपका लॉरेंशिया का पठार कहलाता है। इसमें लॉरेंशिया का पठार, ये क्या कहलाता है आपका? लॉरेंशिया का पठार कहलाता है। बात समझ आ रही होगी दोस्तों। अभी हम पूर्वी हिस्से की बात कर रहे थे। पूर्वी हिस्से पे अल्पेशियन माउंटेन मिला आपको, कैनेलियन शील्ड देखा, लॉरेंशिया का पठार देखा और ओजार्क का पठार देखा, इसको देखा हम लोगों ने। अच्छा, इस हिस्से में कुछ झीलें हैं, झीलें का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, इसके उत्तरी हिस्से के अंतर्गत, बहुत सारी क्या है, हिमोडो के द्वारा निर्मित झीलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इन झीलों का निर्माण जो हुआ है वो ग्लेशियर्स के पिघलने से हुआ है। हिमोडो के द्वारा इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ध्यान रखना। तो अगर हिमोडो के द्वारा जो निर्मित झीलें हैं जो किस में आ रही है, अब तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आ रही है, उसमें सबसे पहली जो झील आती है उसका नाम है ग्रेट बियर लेक। पहली लेक है, इसका नाम है ग्रेट बियर
लेक। कौन सी लेक है दोस्तों? ग्रेट बियर लेक। इसी के पास में दूसरी लेक है, उसका नाम है ग्रेट स्लैब लेक। ग्रेट स्लैब। ग्रेट स्लैब लेक, इसी के पास में दूसरी लेक है आपकी, जो हिमोड़ों के द्वारा निर्मित है। मैं उत्तर से दक्षिण का क्रम लगा रहा हूँ दोस्तों। ये कौन सी आपकी ग्रेट स्लैब लेक है, और ध्यान रखना इस ग्रेट स्लैब लेक से ही आपकी जो एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी, वो नदी निकलेगी यहाँ से। ग्रेट स्लैब लेक से ही एक नदी निकलेगी, इसका नाम है मैकेंजी नदी। इसी के पास में एक और यहाँ पे एक और लेक है, और उस लेक का नाम है लेक अथाबस्का। लेक अथाबस्का इसका नाम है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके अलावा एक और लेक है नीचे वाले हिस्से में, दक्षिण में इसके में, उसका नाम है लेक रेंडियर। लेक रेंडियर है। उसके अलावा यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट में दक्षिण हिस्से में एक और लेक दिखेगी आपको, और इसका नाम है लेक विनीपेग। लेक विनीपेग। ध्यान रखना रेंडियर से भी एक झील निकलती है, सॉरी नदी निकलती है। रेंडियर जो लेक है इससे भी एक नदी निकलती है, इसका नाम है नेल्सन। क्या नाम है दोस्तों? नेल्सन नदी है। वो भी कहां से निकली है? आपके रेंडियर लेक से ही निकलती है। उसके अलावा लेक विनीपेग है इसके दक्षिणी हिस्से के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेक है जो कि कहां पर आपकी नॉर्थ अमेरिका के सेगमेंट में दिखाई दे रही है हमको। उत्तर से दक्षिण का क्रम हमने लगाया है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन लेक्स का जो हिमोडो द्वारा निर्मित है का एक क्रम पूछ लिया जाता है, उस क्रम का ध्यान रखना आप लोग दोस्तों। उसके अलावा और भी लेक्स हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, जो आपकी ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जा रही है? ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जा रही है। जिसके अंतर्गत पहली जो लेक है, ये आपको दिख रहा होगा, जो क्या कर रही है आपकी कनाडा की और साउथ यूएसए की कर रही है, सीमा का निर्धारण कर रही है। इस लेक का नाम है आपका लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लेक है लेक सुपीरियर, ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी लेक है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी? लेक सुपीरियर है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो लेक है ये ग्रेट लेक्स के नाम से आती है। 5 लेक है जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व का। ये नीचे के पार्ट में ये जो लेक दिखाई दे रही है आपको, इस लेक का नाम है लेक मिशिगन। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है लेक मिशिगन। इससे उत्तरी पार्ट में जो लेक दिखाई दे रही है आपको, इसका नाम है लेक ह्यूरन। लेक ह्यूरन, ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम भी लेक ह्यूरन है। उसके बाद में जो लेक आती है नीचे वाले पार्ट में, तब दिख रहा होगा इसके नीचे वाले हिस्से पे, इसका नाम है लेक इरी। लेक इरी। और इसके जो जस्ट ऊपर की तरफ एक लेक है, जस्ट ऊपर की तरफ जो लेक दिखाई दे रही है, मैं एरो ले जा रहा हूं इस तरफ, ध्यान रखना इसका नाम है आपके का लेक ओंटेरियो। लेक ओंटेरियो, ध्यान रखना दोस्तों, ये पांचों की पांचों जो लेक है, ये कौन सी है आपकी? ये पांचों जो लेक्स हैं, लेक सुपीरियर से लेकर के और लेक ओंटेरियो तक, ये पांचों लेक्स ग्रेट लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के नाम से ये पांचों की पांचों झीलें जानी जाती हैं। इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। लेक सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, उसके बाद मिशिगन आती है, उसके बाद ह्यूरन आती है, उसके बाद आती है आपका लेक इरी, उसके बाद आती है लेक ओंटेरियो। ध्यान रखना दोस्तों, तो इनका भी क्रम याद रखना है आपको, इन झीलों का किस तरह से क्रम है। ध्यान रखना लेक सुपीरियर मीठे पानी की प्योर वाटर लेक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हमारी? लेक सुपीरियर ही, जो कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका की सेगमेंट में दिखाई देती है। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, अभी नदी में भी देख लेंगे हम लोग उसको। सेंट लॉरेंस नदी
और ध्यान रखना इस सेंट लॉरेंस के यहाँ पे, इस सेंट लॉरेंस के यहीं पे, इसके पास से ही मैं एरो ले जाता हूँ यहाँ से, इस सेंट लॉरेंस के यहाँ पे चर्चिल जलप्रपात है। चर्चिल जलप्रपात जो अमेरिका का प्रसिद्ध जलप्रपात है, चर्चिल वाटरफॉल, वो कहाँ पड़ता है आपका, यही आपका लॉरेंशियन प्लेट के पास में पड़ता है, आपका लॉरेंशियन नदी पे यही दिखाई देता है चर्चिल जलप्रपात। अच्छा, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लेक थी ओंटेरियो, और यहाँ पे एक लेक है, इसका नाम है लेक ईरी। कौन सी? लेक ओंटेरियो और लेक ईरी थोड़ा गिचपिच है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ इस ओंटेरियो और लेक ईरी के मध्य में, यहाँ बीच में, रेड पेन से मैंने नोट किया है इससे कलर से, तो ये इसके यहाँ पे एक और जलप्रपात है, और इसका एरो मैं थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ, दोस्तों मैपिंग कर लीजिएगा साथ में देख करके। यहाँ एरो निकाल के अपन देख रहे हैं, यहाँ पे भी जलप्रपात मिलेगा आपको, इसका नाम है आपके नियाग्रा। इस जलप्रपात का नाम क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल। और ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका की सर्विस सबसे ज्यादा विद्युत क्षमता वाला जो जलप्रपात है वो कौन सा? आपका नियाग्रा फॉल ही है। सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन आपका कौन सा होता है? जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर जनरेट करती है, वो ध्यान रखना नियाग्रा जलप्रपात से ही ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले, ठीक है, यूएसए वाले। इधर बात करते हैं अपन लोग, ये था किसका बात कर रही है दोस्तों अपन लोगों ने, इसमें लिप्स की बात की अपन लोगों ने। लिप्स के अलावा ध्यान रखना इसका जो मिडलैंड का पार्ट है, ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, इसका जो ये मध्यवर्ती वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, बीच का मिडलैंड वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र दिख रहा है आपको नीचे का, ये मिडलैंड वाला जो हिस्सा है, ये इसका मध्यवर्ती मैदान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्या है? मैदानी क्षेत्र है। अभी बात करेंगे दोस्तों दूसरे सेगमेंट में, यहाँ की ये मैदानी क्षेत्र है तो किस तरह से कौन सी खेती होगी, क्या स्थिति होगी, यहाँ पे कृषि की स्थिति कैसी रहेगी, उन सबकी बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत बात करें, सबसे पहले अगर पूर्वी हिस्से में देखें, पूर्वी कार्टिलिया की बात करें तो इसमें अल्पेशियन माउंटेन आएगा आपका। अल्पेशियन का सरबूज शिखर की बात करेंगे हम लोग, माउंट मिचेल की बात करेंगे, एंडेसाइड बिटुमिनस के अपने को क्या मिलेंगे? भंडार मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा बात करेंगे तो अपने स्मोकी माउंटेन की बात करेंगे, किसके करेंगे? व्हाइट माउंटेन की बात करेंगे। ओजाक के पठार की बात करनी है हम लोग, कैनेडियन शील्ड की बात करनी है। ध्यान रखना ये आर्किन क्रम की चट्टानों से निर्मित संरचना है, जो सबसे पहले निर्मित हुई थी। सबसे पहले जो निर्मित हुई है, स्थल खंडों का निर्माण हुआ, उसमें किसका हुआ है? आपके आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। वो कौन सी? आपकी कैनेडियन शील्ड है। और ध्यान रखना उसके अलावा एक और ध्यान रखना कि यहाँ से एक 49 डिग्री अक्षांश रेखा आती है, ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी, ये सब दोनों, ये तीनों चीजें मिलकर के आपकी कनाडा की और किसकी? यूएसए की बाउंड्री का निर्धारण करती है। कनाडा की और यूएसए की बाउंड्री का निर्धारण क्या करेंगी? ये करेंगी आपकी कौन सी? 49 डिग्री अक्षांश रेखा, और करेगी आपकी कौन सी? ग्रेट लेक्स, पांचों लेक्स मिलकर के, और साथ में सेंट लॉरेंस नदी मिलकर के क्या करेगी? कनाडा की और इसकी यूएसए की सीमा का निर्धारण करेगी दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों किसकी? इसके फिजिकल में उच्च बच की। अब नदियों की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है यूएसए की, कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे क्या स्थिति है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो पहले नदियों के नामकरण कर लेते हैं, कहाँ पे नदियों की लोकेशन देख लेते हैं, कौन सी नदी कहाँ पे है, यहाँ पे उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखो दोस्तों, यहाँ उत्तरी पार्ट में अलास्का वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है यूक्रॉन। इस नदी का नाम है यूक्रॉन नदी। इस नदी का क्या नाम है दोस्तों? यूक्रॉन नदी है। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में बात करें हम लोग, यहाँ पे ये जो नदी जा रही है आपकी, ये दिख रही है आपको, ये नदी जो दिख रही है यहाँ से ग्रेट स्लैब से निकलती हुई, ये कौन सी झील है आपकी? ग्रेट स्लैब है। और इस स्लैब से निकलती हुई झील है, इसका नाम मैकेंजी, मैकेंजी नदी। और यहाँ पे जो खाड़ी का एरिया है, ये जो खाड़ी का एरिया है जहाँ पे मैकेंजी नदी आकर के गिरती है, ये आपकी मैकेंजी की खाड़ी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? आपकी मैकेंजी की खाड़ी कहलाती है। और ये पिथोट सी में जाकर के, यहाँ पर कौन सा समुद्री क्षेत्र है? पिथोट सागर है, इसमें जाकर के गिर जाती है। मैकेंजी की खाड़ी के अंतर्गत होते हुए कहाँ जाएगी? पिथोट सागर में जाकर गिर जाएगी। उसके अलावा बात करें तो देखो ये नदी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ये है आपकी कोलंबिया। इस नदी का नाम है कोलंबिया। ये कौन सी नदी आपकी है दोस्तों? कोलंबिया नदी है। और याद रखना दोस्तों, इस कोलंबिया नदी के ऊपर, इस कोलंबिया नदी पर एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है ग्रैंड कोर्ली। ग्रैंड कोर्ली बांध इस पर बनाया हुआ है।
कोलंबिया नदी पे ही ग्रैंड कुंडली डैम बनाया हुआ है दोस्तों। उसके अलावा नदी की बात करें अपन लोग आगे, तो इसके अंतर्गत एक और नदी शामिल होती है नीचे दक्षिणी पार्ट के अंतर्गत, इसका नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कोलोराडो नदी है। और इस कोलोराडो नदी पर भी ध्यान रखना दोस्तों, इस नदी के ऊपर भी आपको बोल्डर डैम, बोल्डर और एक और डैम का नाम है, इसका नाम है डेवर। बोल्डर और डेवर बांध का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है यहाँ पे, इसी पे बनाया हुआ है दोस्तों। और एक बात और बता दो इस नदी के बारे में कि ये जो नदी है, जो कोलोराडो के पठार से आती हुई नदी है कोलोराडो नदी, ये ध्यान रखना दुनिया के सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है नदी? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है। कौन सी नदी आपकी? कोलोराडो नदी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें और नदियों की बात करें इसके अंतर्गत, तो इन नदियों में बात करें हम लोग, तो यहाँ आपके आगे रियो ग्रांडे, इस नदी का नाम है आपकी का रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी है ये वाली। इसके ऊपर यहाँ देखें आप लोग, ये नदी है मिशोरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी नदी आपकी? मिशोरी नदी है। और ये जो नदी है आपकी वो है मिसिसिपी। ये वाली जो नदी दिख रही होगी आपको दोस्तों, ये मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, मिक्सअप नहीं हो इससे आपको। ये पूरी नदी है, ये इसका नाम है मिसिसिपी। कौन सी नदी दोस्तों? मिसिसिपी नदी है। इसके पास से यहाँ से ये नदी निकल के आ रही है, ये आ रही है, इसका नाम है टेनेसी। ये नदी कौन सी है दोस्तों? टेनेसी नदी है, जो अल्पेशियन माउंटेन के यहाँ से निकल के आती है, अल्पेशियन माउंटेन के पास से निकल के आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक झील दिख रही होगी आपको, दिख रही है ना आपको, रेंडियर। इसके पास में, इस झील के पास से यहाँ से जो नदी निकल के आ रही है, ये वाली नदी की बात कर रहा हूँ मैं, इस नदी का नाम है आपकी का नीलसन। कौन सी नदी है? नीलसन नदी है। उसके अलावा ये जो नदी जा रही है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है दोस्तों? सेंट लॉरेंस नदी है ना। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अलावा एक और नदी आती है हडसन की खाड़ी के पास में, इसका नाम है हडसन नदी। ठीक है दोस्तों। इस तरह से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं किसकी? आपकी यूएसए की, या फिर अपन करें मैं ऐसे बोल दूं सीधा ही, नॉर्थ अमेरिका की ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो कि क्या है, यहाँ की जो जलवायु को प्रभाव, सॉरी यहाँ के जो उच्चावच है उसके अंतर्गत अपन रिलीफ की बात करें, उनमें जो प्रभाव दिखाती है अपना, मैदानी क्षेत्रों में जो प्रभाव दिखाती है अपना, या कृषि की जो कंडीशन उपलब्ध कराती है, वो सारी की सारी नदियां कौन सी है? यही नदियां आपकी। इनको ध्यान रखना दोस्तों इन नदियों के बारे में। अभी बात कर लेते हैं इसकी क्लाइमेट की, कि इसकी क्लाइमेट की बात कर लें कि यूएसए की जो क्लाइमेट है, या अपन कहते हैं नॉर्थ अमेरिका की जो क्लाइमेट है, वो किस तरह की दोस्तों, थोड़ा समझने का सेगमेंट है, आप बड़े रिलैक्स होकर के समझिएगा। मैं क्लाइमेट डिस्कस कर रहा हूँ पूरी नॉर्थ अमेरिका की, जिसके अंतर्गत अपन चीजों को देख लेते हैं। पहले पहले तो मुझे बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने एटलस पर मैपिंग कर रहे हो आप साथ साथ, तो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा, उसमें एटलस पे देखने पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही होगी जिसका नाम होगा 49 डिग्री अक्षांश रेखा, दिख रही होगी आपको 49 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी आपकी? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री नॉर्थन अक्षांश रेखा है, जो कहां से आपकी इधर से इस तरह से गुजरते हुए दिख रही होगी आपको। तो ये जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदियां हैं, ये मिलकर के क्या बना रही है आपकी? कनाडा की और यूएसए की बाउंड्री का क्या कर रही है? निर्धारण कर रही है। यहाँ से ऊपर से, यहाँ से इस तरह से, ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसका, यहाँ से एक और अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 60 डिग्री नॉर्थन अक्षांश रेखा। यहाँ कौन सी जा रही है आपकी? 60 डिग्री नॉर्थन अक्षांश रेखा जा रही है। इसके दक्षिणी पार्ट में, यहाँ नीचे की बात करूं आपसे, इस वाले क्षेत्र से आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से 30 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है आपकी। कौन से थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, और इस क्षेत्र से देखना, ये कौन सी आपकी 30 डिग्री नॉर्थन अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों। अभी बात करें हम लोग सिंपल सी, थोड़ा सा टेढ़ी होगी लाइन, ये इस तरह से चलती है, थोड़ी घूम करके चलती है। ये कौन सी आ रही है आपकी? 30 डिग्री नॉर्थन अक्षांश लाइन की बात कर रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या, सॉरी बार बार ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अपन बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत अपन देखें तो यहाँ हवाओं की स्थिति देखें पहले, तो कहां से कहां तक हवाएं चल रही है, ये बात तो हमको पता है ना पहले से ही
हमको ये तो पता है कि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपके लिए, ये जो पश्चिमी हिस्सा दिख रहा है इसका, ये पूरा का पूरा कैसा है आपका उच्च भूमि क्षेत्र है या नहीं है दोस्तों। ये पूरा पश्चिमी हिस्सा किसमें आएगा आपका उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसका मतलब पर्वतों की स्थिति उत्तर से दक्षिण तक इसके पश्चिमी हिस्से पे पर्वत और पठारों की स्थिति है। इसके कारण से क्या होगा, इसके पश्चिमी तट पर तो जैसे ये पर्वत है, पूरे पर्वत और पठारों की स्थिति उच्च भूमि क्षेत्र है, इसके पश्चिमी हिस्से पे तो क्या होगी, बारिश होगी। जबकि कहाँ इसके पूर्व हिस्सा कैसा रहेगा, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसमें होगा वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर शामिल होगा इसका पूर्वी हिस्सा। तो बात करते हैं अपन लोग बेसिक सी विंड्स की बात कर लेते हैं पहले। तो आपको बेसिक सा पता होगा पहले से इस चीज के बारे में कि आपको पता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ट्रेड विंड्स जो चलती है हमारी वो कुछ इस तरह से चलती है। मैं बात कर रहा हूँ इस हिस्से की, आपकी 30 डिग्री अक्षांश तक चलती है। 30 डिग्री नॉर्थन अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री साउथर्न अक्षांश के बीच में क्या चलती है आपकी ट्रेड विंड चलती है, वो कुछ इस तरह से चलती है। ऐसे में बात कर लो किसकी, वेस्टर्लीज की बात कर लो, मतलब वेस्टर्ली की बात कर लो, मतलब पश्चिमी पवनों की बात कर लो, वो कुछ इस तरह से चलती है आपकी, चलती नहीं चलती है आपकी 40 से 60 के बीच में ही इस तरह से चलती है विंड। बात क्लियर होगी, इन विंड की डायरेक्शन देख करके हमको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कम से कम कि इन विंड की वजह से क्या होगा। अपन बात करें कि इस नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, इसका कॉन्टिनेंट है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, मतलब मैं कह दूं इसका कि उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से क्या होगी, बारिश होगी पश्चिमी हिस्से पे। पछुआ पवनों के कह दूं मैं कि पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण से इसके उत्तर पश्चिम जो तट है, उत्तर पश्चिम का जो तट है उस पर क्या होगी, बारिश होगी। जबकि ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण से इसका जो दक्षिण पूर्वी तट है उस पर किसकी, ट्रेड विंड्स के प्रभाव से क्या होगी, यहाँ बारिश होगी। मतलब बेसिक सी बात देख लें हम लोग, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में देखो समझना, ट्रेड विंड्स हमेशा ऐसे चलती है। इस जोन में जो ट्रेड विंड्स चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है। मैं बना देता हूँ, बहुत स्पष्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन सी हमारी पछुआ पवने हैं। ऐसे ही बात करें अपन लोग इसकी ट्रेड विंड्स की बात कर ले हम लोग, तो ट्रेड विंड्स कुछ इस तरह से चलती है इस क्षेत्र में। स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों कि इस हिस्से में इस तरह ये कौन सी चल रही है हमारी, वेस्टर्लीज। कलर शायद दिखेगा नहीं आपको, जिनको बोलते हैं अपन पछुआ पवने, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, पछुआ पवने बोल रहे हैं। और ये कौन सी हमारी ट्रेड विंड्स, ये कौन सी हमारी ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने या वाणिज्य पवने या सन्मार्गी पवने भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पवने इस तरह से चल रही है। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत, ध्यान रखना नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है इसका, ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है इस पे सबसे ज्यादा बारिश होगी। किसमें आपकी में, ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण से इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, बारिश प्राप्त करेगा आपका, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, यहाँ होगी, इस क्षेत्र में होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि इसके पश्चिमी हिस्से पे अगर बारिश होगी, उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम हिस्से पे, तो इस हिस्से पे बारिश होगी, यहाँ कहाँ होगी आपकी, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से पे। इसके प्रभाव के कारण, पश्चिमी पवनों के प्रभाव के कारण से क्या होगी, यहाँ बारिश होगी। लेकिन जबकि इसका मध्यवर्ती जो पार्ट है, इसका कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये जो मध्यवर्ती पार्ट है, इसका बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कह दो ग्रेट लेक्स जो है आपकी, लेक सुपीरियर तक ग्रेट लेक्स जो है उनका पश्चिमी हिस्सा, ग्रेट लेक्स का पश्चिमी हिस्सा, कैनेडियन शील्ड का दक्षिणी हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, वृष्टि छाया होगा। पूरा का पूरा हिस्सा कैसा बनेगा आपका, वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा, जहां बारिश का होगी, नहीं होगी, कम होगी यहाँ बारिश, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश होगी, वो सबसे ज्यादा बारिश होगी आपकी, या तो होगी कहाँ पे, ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण से दक्षिण पूर्वी तट पे, या होगी कहाँ पे आपके वेस्टर्ली के प्रभाव के कारण से उत्तर पश्चिम तट पे। इसका मध्यवर्ती भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी कारण से ध्यान रखना है यहाँ पे, इस क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है, यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है। इसके कारण से यहाँ पे एक मरुस्थल बना है, इसका नाम है एरिजोना। कहाँ होगा आपका, एरिजोना का मरुस्थल। क्यों, क्योंकि जो इसका दक्षिण पश्चिम पार्ट है, कौन सा है, दक्षिण पश्चिम पार्ट है, वो दक्षिण पश्चिम पार्ट के ऊपर बारिश नहीं होती है। यहाँ बारिश क्या होती है, नहीं होती है,
कैलिफोर्निया में भी ध्यान रखना, जब सर्दियों के समय कैलिफोर्निया में जब ये ट्रेड विंड दक्षिण में शिफ्ट हो जाती है, कहाँ हो जाएंगे, दक्षिण में इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सर्दियों के समय बारिश होगी कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में कब बारिश होगी आपकी, दक्षिण के सॉरी सर्दियों के अंदर बारिश होती है। तो एरिजोना का मरुस्थल इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से पे ये क्या बना हुआ है, दक्षिण एरिजोना का मरुस्थल बना हुआ है, जो कि मैक्सिको पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ध्यान रखना। तो पता चल गया होगा दोस्तों इजी गोइंग आपको कि ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ प्राप्त होगी आपकी, यहाँ प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होगी आपकी, इस दक्षिण पूर्वी हिस्से के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा पश्चिम उन्नून के प्रभाव के कारण से कहाँ प्राप्त होती है आपको, उत्तर पश्चिम की ओर प्राप्त होती है सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है बात की, इन दोनों बातों को आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ जुड़ता है दोस्तों, ये तो हुई बारिश की बात, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है यहाँ पे, कोल्ड करंट कॉन्सेप्ट और जुड़ता है एक और, उसको भी देख लेते हैं एक बार, कोल्ड करंट की कहानी क्या है इसमें। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों एक बात और देखना आप लोग, बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी आपको कि यहाँ एक करंट बहता है। यहाँ ये जो हमारा अलास्का वाला क्षेत्र है ना, ये क्या है हमारा अलास्का, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, अलास्का वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से एक करंट बहता है, एक बॉम्ब करंट जाता है यहाँ से निकल के नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, इसका है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और इस उत्तरी प्रशांत जो प्रवाह है, जो ड्रिफ्ट है, ये क्या है आपका बॉम्ब करंट है। कैसा है आपका बॉम्ब करंट है। और बॉम्ब करंट के कारण ये अलास्का का जो तट है, ये क्या है आपका अलास्का का जो तटीय पार्ट है, जो तटीय पार्ट है, समुद्र वाला पार्ट है, ये जमता नहीं है। ये क्या है, जमता नहीं है। किसी कारण से, नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह के कारण जमता नहीं है। जबकि इन्हीं अक्षांशों पर, लगभग इन्हीं अक्षांश 60 डिग्री अक्षांश के आसपास ही आपको सेंट लॉरेंस, यहाँ कौन सी आपकी एक नदी है, कौन सी आपकी सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी का जो मुहाना है वो क्या हो जाता है आपका, जम जाता है। जबकि वो सेंट लॉरेंस नदी का जो मुहाना है वो जम जाता है। यहाँ क्यों नहीं जमता है, यहाँ जमने का रीजन ये है कि यहाँ नॉर्थ जो पैसिफिक ड्रिफ्ट है उसके कारण से वो कैसा है आपका बॉम्ब करंट है, गर्म जलधारा है, उसके प्रभाव के कारण से ये तटीय भाग आपका जमता नहीं है। ऐसी बात करें तो दोस्तों यहाँ से देखना, यहाँ से एक लेब्राडोर करंट आता है, ऊपर से एक कोल्ड करंट आता है जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। यहाँ से क्या आ रहा है आपका लेब्राडोर करंट आ रहा है, जो कैसी आपकी ठंडी जलधारा है। क्या है दोस्तों, ठंडी जलधारा, जो क्या है आपकी ठंडी जलधारा है। और इधर नीचे से दोस्तों, यहाँ नीचे वाले पार्ट से एक और करंट निकल के आता है जो बॉम्ब करंट है, जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, जिसको जानते हैं हम लोग किस नाम से दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये कौन सी हमारी गल्फ स्ट्रीम, ध्यान रखना ये गर्म जलधारा है। ये कैसी आपकी गर्म जलधारा है। और ध्यान रखना दोस्तों, अब होगा क्या, यहाँ पे, यहाँ इस क्षेत्र में ये ऊपर से कौन सी आ रही है, ठंडी जलधारा आ रही है, नीचे से कौन सी आ रही है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जगह है आपकी न्यू फाउंडलैंड। ये जगह कौन सी आपकी न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के पास में ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ये दोनों की दोनों क्या होती है, मिलती हैं। दोनों धाराएं क्या करती है, मिलती हैं। और इन दोनों धाराओं के मिलने के कारण से यहाँ क्या होती है, प्लेबकों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बनती है। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो प्लेबक होते हैं, उनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं होती है। और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को, इनको खाने के लिए जूप्लैंक्टन्स आते हैं, और जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए आपके कौन आएंगी, मछली आती है। इसलिए यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास में बड़े मछली उत्पादक क्षेत्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जिन्हें कहते हैं हम लोग ग्रैंड बैंक, जिनको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं अपन। न्यू फाउंडलैंड के पास में बड़े बड़े मछली उत्पादन केंद्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बड़ा बड़ा मछली उत्पादक केंद्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, जो न्यू फाउंडलैंड के पास है। क्यों बना है, ध्यान रखना, यहाँ
लेब्राडोर की धारा और नीचे से गल्फ स्ट्रीम, दोनों की धारा गर्म और ठंडी धारा मिलती है। इसके कारण से क्या होता है, यहाँ प्लेवकों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशा होती है, यहाँ प्लेवक डेवलप होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जूप्लैंक्टन आते हैं, और जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन दोनों को खाने के लिए अपनी मछली आती है, इसलिए मछलियों के लिए अनुकूल दशा उपस्थित करता है पूरी तरह से। तो ये ग्रैंड बैंक का निर्माण हुआ है यहाँ पे। और ध्यान रखना, इसी के पास में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नोवा स्कॉसिया, नोवा स्कोसिया, इसको बोलते हैं दोस्तों नोवा स्कोशिया बोलते हैं। और ये नोवा स्कोशिया यहाँ पे भी क्या हुआ है, इसके पास में ये पूरा क्षेत्र एक जगह पे, तो इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ है, बैंक सॉरी बड़े बड़े मछली उत्पादन केंद्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। न्यूफाउंडलैंड के पास वाले केंद्रों को क्या कहते हैं, ग्रांड बैंक कहते हैं। और नोवा स्कोशिया के पास जो मछली उत्पादक केंद्र बने हैं उन्हें कहते हैं जॉर्ज बैंक। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जॉर्ज बैंक कहते हैं। स्पष्ट है दोनों चीजें, ध्यान रखना। ये सारे के सारे क्या है, मछली उत्पादन केंद्र है, मछली के उत्पादन के बड़े केंद्र है। तो न्यूफाउंडलैंड के पास वालों को क्या बोल रहे हैं, ग्रांड बैंक के नाम से। नोवा स्कोशिया के पास वालों को बोल रहे हैं जॉर्ज बैंक के नाम से। जबकि बात करें इधर की तरफ है, ये अलास्का वाला जो तट है, ये क्यों नहीं जम पाता है, क्योंकि उत्तरी पैसिफिक जो प्रवाह है उसके प्रभाव के कारण से क्या होता है, ये जमता नहीं है। ये गर्म धारा है, इस गर्म धारा के प्रभाव के कारण से ये क्या होता है, सर्दियों के समय भी नहीं जमता, जबकि सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना क्या होता है आपका, जम जाता है, इन्हीं अक्षांशों में पड़ता है। क्यों, उच्च अक्षांशों में होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात हुई, क्लियर बात हुई। उसके अलावा देखें तो बात करें हम लोग यहाँ की फसलों की बात करें, बेसिक्स की बात करें। अभी बात कर रहे थे हम लोग जैसे कि पश्चिमी सहारा प्रदेश की बात कर रहे थे, मिसिसिपी बेसिन की बात कर रहे थे, मिसौरी बेसिन की बात कर रहे थे हम लोग, इनकी बात कर रहे थे। इसी के अंतर्गत ध्यान रखना, इसकी जो मूल फसल है यहाँ की, तो यहाँ की फसल की बात करें हम लोग, तो यहाँ की फसल है, यहाँ पे है मक्का। हालांकि मक्का का जो पादप है, मैं बता दूं आपको, मक्का की जो पादप की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी कहाँ से हुई है, मैक्सिको से हुई है, नीचे से हुई है, मैक्सिको से हुई है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो मिसिसिपी बेसिन है, या मैं ऐसा कह दूं आपका जो मिसौरी नदी का जो बेसिन है, या इसका जो मध्यवर्ती जो मैदानी पार्ट है, वो मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। मिडलैंड वाला जो एरिया है इसका पूरा मक्का की पेटी के नाम से जाना जाता है। और मक्का को यहाँ पे कहा जाता है कॉर्न, मक्का को क्या बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इस मक्का की पेटी के नीचे जो मिसिसिपी नदी है, कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी है, ऐसे आ रही है दक्षिण की ओर। तो मिसिसिपी नदी का जो क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, ये कपास पेटी के नाम से जाना जाता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि मिसिसिपी नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है, या उजात के जो पठार है, उस वाला जो हिस्सा है, वो पूरा क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको कपास पेटी के तौर पे जाना जाता है। अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मोटा मोटा ओवरऑल बता रहा हूँ, बाद में स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग। बाद में जब अपन कृषि की बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे हम लोग, या खनिजों की बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे उस समय। अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ आपके लिए कि मेनली कहाँ है मक्का की पेटी, कहाँ है आपकी, इसके मिड वाले हिस्से के अंदर क्या मक्का की पेटी है, जो कहाँ पड़ेगा आपका, जो ग्रेट लेक्स है उनके पश्चिमी हिस्से के अंतर्गत दिखाई देता है हमारे लिए। ठीक है, जो मिसौरी बेसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके अलावा इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से के अंतर्गत आपका ध्यान रखना, ये कपास पेटी के तौर पे जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जब क्लाइमेट की बात कर रहे थे हम लोग, जब क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि इस क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होती है, ट्रेड विंड्स के प्रभाव के कारण से यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। और ध्यान रखना, जब ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण यहाँ बारिश होती है, तो ध्यान रखना ये पूरा क्षेत्र किसमें आता है, आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा है। किसमें आ रहा है, उष्ण कटिबंध। और इस उष्ण कटिबंध में वाले क्षेत्र में, मतलब इस वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्या आते हैं, चक्रवात भी आते हैं यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं यहाँ पे। और इन चक्रवातों में ध्यान रखना, इन चक्रवातों को कहा जाता है हरिकेन। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरिकेन। जो कहा आपका मैक्सिको की खाड़ी में या कैरिबियन सागर में के तट पे आता है, कैरिबियन सागर में या फिर मैक्सिको के तट पे आता है, उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। और उसके अलावा एक और चक्रवात यहाँ पे आता है जो टॉर्नेडो। कौन सा आता है दोस्तों, एक और आता है इसका टॉर्नेडो नाम से चक्रवात आता है। 2020 में अभी हरिकेन आया, हरिकेन नाना के नाम से, हरिकेन नाना के नाम से 2020 में चक्रवात आया है यहाँ पे, हरिकेन नाना के नाम से। ध्यान रखना दोस्तों, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएंगे, चक्रवात आएंगे इसके दक्षिण पूर्वी तट पे, दक्षिण पूर्वी तट पे क्या आएंगे, चक्रवात आएंगे। उन चक्रवातों का नाम ध्यान रखना, हरिकेन और टॉर्नेडो। ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से, हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना, इसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन सा, इसका मिडलैंड वाला जो पार्ट है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, घास के मैदान पाए जाएंगे। और यहाँ के उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्या है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है,
वो कहलाते हैं प्रेरी। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रेरी कहलाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ कौन से पाए जाएंगे? प्रेरी घास के मैदान पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मिडलैंड के अंदर पाए जाएंगे, इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा बात करें अगर मूल निवासियों की बात करें तो थोड़ा सा ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, लेकिन वैसे बेसिक तौर पर मैं बता दूं इसके बारे में कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो मूल निवासियों की बात की जाती है, किसकी? अमेरिका की जो मूल निवासियों की बात की जाती है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ इनके मूल निवासी के तौर पर रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट, यहाँ की क्या है? मूल प्रजातियां हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका क्या है दोस्तों? ये मूल प्रजातियां हैं, क्या है? रेड इंडियंस, एस्किमो और इन्यूट। और ध्यान रखना, जो एस्किमो मानव है, जो अलास्का वाले क्षेत्र में, बर्फ वाले क्षेत्र में रहता है, ये एस्किमो मानव जो बर्फ में अपने घर बनाता है, बर्फ के घर जो बनाता है, उसको कहते हैं इग्लू। ये क्या करता है? बर्फ के घर बनाता है। और इनके बर्फ के जो घर है, बर्फ के घर, इन्हें क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। उनके बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। और ये हार्पून एक हथियार होता है इनका, भाले जैसा। हार्पून नामक हथियार से क्या करते हैं? मछली का शिकार करते हैं, अपने शिकार खेलते हैं, मछलियों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और ध्यान रखना, हार्पून से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और इनके जो शिकार होते हैं, शिकार में जो अपन बात करें, सील मछली का क्या करेंगे? शिकार करेंगे। और व्हेल और सील मछली के शिकार के बाद में उसकी हड्डियों से जो नाप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कयाक। उस नाप को क्या बोलते हैं? कयाक क्या है? नाव है। कयाक को क्या बोलते हैं? नाव है। जो सील मछली की जो हड्डियों से और उसकी खाल से जो नाप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कयाक बोलते हैं। उस नाप को क्या बोलेंगे? कयाक बोलते हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा स्लेज, जो कुत्तों की गाड़ी होती है, इनकी जो गाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्लेज। ये बेसिक सी चीज है दोस्तों जो मैंने अभी यही डिस्कस कर दिया आपको। उसके अलावा कनाडा के अंदर स्पीसीज बोलते हैं, कनाडा के अंदर लकड़ी काटने वाले लोग होते हैं, उनको लग्जमबर्ग कहते हैं, है ना। कनाडा के अंदर लकड़ी काटने वाले जो लोग क्या कहेंगे? लग्जमबर्ग होते हैं। ये बेसिक सी बातें जिनको अपन बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक की क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? ये सिंपल अपना फिजिकल की बात की थी, कंप्लीट की इसकी थी। फिजिकल में अपने सबसे पहले पश्चिमी कार्डिला की बात की इसकी, जिसमें उच्च भूमि क्षेत्रों को पढ़ा, रॉकी माउंटेन, अलास्का, ब्रूक्स रेंज, मैकेंजी रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, डेल सूल, मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन, है ना, इन सब की बात की हम लोगों ने। उसके बाद पूर्वी पार्ट के अंतर्गत हमने बात किया अल्पेशियन माउंटेन की बात की है, कैनेडियन शील्ड की बात की हम लोगों ने, ओजाक के पठार की बात की है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ग्रेट लेक्स की बात की है, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें हिमोडो द्वारा निर्मित झीलें हैं उनकी बात की थी अपन लोगों ने। फिर हम लोगों ने इसकी क्लाइमेट डिस्कस किया है। तो दोस्तों बेसिक जो इसका फिजिकल पार्ट है वो अपन लोगों ने कवर किया है। बेसिक जो एग्जाम ओरिएंटेशन से अपने को जो पूछी जाती है चीजें, अपन लोगों ने वो सारी चीजें कवर किया है। इसके अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ हमने समराइज किया है। बस इतना सा कहना मेरा आपसे कि आप लोग मैपिंग करते रहिए। आप मैपिंग नहीं करेंगे तब तक ये चीजें मेमोराइज नहीं होंगी। मैं खुद मेरा बता दूं, मैंने सब कुछ जो किया है वो एटलस के ऊपर मैपिंग करने के बाद किया है। मैंने खुद ने आज से मैपिंग किया चीजों को लेकर के, और उसके बाद में मुझे खुद को मेमोराइज हो गया। आज मैं जब बात करता हूँ, आज मैं एक चीज को आपको बता पा रहा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि ये मैप मेरे आंखों के सामने घूमता है। वो मैप में मुझे एक लोकेशन दिखाई देती है। वो लोकेशन देखने का ऑटोमेटिकली मैं इसी को बता सकता हूँ ये कहाँ पे है। जल संधियों की बात करें तो मुझे बेरिंग जल संधि के एग्जाम पूछा जाए तो बेरिंग जल संधि का चित्र सामने आता है, उसकी इमेज सामने आती है मेरी आंखों के सामने। मैं आसानी से बता सकता हूँ कि बेरिंग जल संधि कौन से सागरीय क्षेत्र को जोड़ती है या कौन से स्थलखंडों को अलग करती है। आसानी से बता सकता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तो मैपिंग करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले सेगमेंट में नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत अपन इसका जो इकोनॉमिक सेगमेंट है उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे अपन लोग, कैसे कौन सी चीज, कौन से खनिजों की बात करेंगे, कौन सा खनिज कहाँ से मिल रहा है, कौन सा शहर कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जा रहा है, उद्योगों की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, सबको मिक्सअप करके एक क्लास लेंगे हम लोग जिसमें अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे पर्टिकुलर। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, उसके अलावा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है कैरिबियन द्वीप समूह, उसकी भी अलग से बात करेंगे, थोड़ा सा एक सेगमेंट छोटा सा बनाएंगे उसका भी। कैरिबियन द्वीप समूह के बारे में छोटी सी बात करेंगे हम लोग कि वेस्ट इंडीज किसको कह रहे हैं हम लोग, जैमका की बात करेंगे, या अपन गन्ना उत्पादक क्षेत्र क्यूबा की बात करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से बात करें, तीन टबोगी की बात करेंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करने आएंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मैपिंग जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हाँ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें आप लोग। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों में, उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको।